ऑफ पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से आज हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। तो पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है, पहले हम पढ़ेंगे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। करंटली थोड़ा पुराना है, करंटली 197 कंट्रीज हैव साइंड दीज एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो इसको लीगली अडॉप्ट किया गया है, रेटिफाई किया गया है और 196 कंट्रीज ने कर दिया गया है, ठीक है। और ये 2031 दिसंबर जब 2020 खत्म हुई है उसके बाद 1 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो रहा है। 31 दिसंबर 2020 तक क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड था, तब तक क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड था। और ये 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी पेरिस में, तब वहां पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और कब एक्शन में आया था सबसे पहले? 2016 में। ये सबको पता है ना कि जब 55% ऑफ द ग्लोबल एमिशन करने वाले कंट्रीज और 55 कंट्रीज दोनों रेटिफाई कर देंगे, साइन कर देंगे, तब ये एक्शन में आ जाएगा। तो ये 2016 में नवंबर में एक्शन में आ चुका हुआ है, ठीक है। और 2020 के बाद, यानी कि 2020 के बाद इसका जो होगा वो स्टार्ट होगा कमिटमेंट पीरियड, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात कह रहा है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पास रिगार्डिंग पेरिस क्लाइमेट, लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है इस चीज का, पेरिस क्लाइमेट का, वो है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। हमने कल भी बात कही थी। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की बात करता है सबसे पहले। इससे पहले जो बात चल रही थी, याद करो कैसे डिस्कोर्स चेंज हो रहा है। डिस्कोर्स का मतलब कैसे कन्वर्सेशन चेंज हो रही है। जैसे जैसे हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, तब हम बात कर रहे थे एमिशन की रिडक्शन की, ठीक है, कि आप अपना किसी भी प्रकार से एमिशन को रिड्यूस करो, ठीक है, एमिशन को ऑफसेट करो, कार्बन टैक्स लगाओ, कार्बन ट्रेडिंग करो, जिस तरह से मर्जी करो, लेकिन अपना एमिशन कम करो, ठीक है ना। कितना कम करो? 1990 के हिसाब से कम करने की कोशिश करो, ठीक है ना। बाद में जब कंट्रीज ने देखा, ग्लोबली यूनाइटेड नेशंस और बाकी सारे कंट्रीज ने इस चीज को रिव्यू किया कि क्योटो प्रोटोकॉल का फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड बहुत अच्छा रहा, लेकिन सेकंड कमिटमेंट पीरियड आने तक बहुत कंट्रीज इसके मतलब रेटिफाई, मतलब जैसे यूएसए ने तो रेटिफाई नहीं किया, ठीक है ना। कनाडा बाहर निकल गया, ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया, न्यूजीलैंड बाहर निकल गया। सारे डेवलप्ड कंट्रीज, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम, उन्होंने सेकंड कमिटमेंट पीरियड लिया ही नहीं, ठीक है ना। तो जब उन्होंने देखा कि क्या दिक्कतें आई हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई दिक्कत ये आई है कि हम बहुत ज्यादा एम्फोसिस दे रहे थे एमिशन पे, ठीक है ना। तो अब क्या क्लाइमेट, अब वो एमिशन मोशन की बात नहीं कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट में। अब क्या बात कर रहे हैं वो, कि हमें क्लाइमेट न्यूट्रलिटी चाहिए। यानी कि आप अपना जितना भी कार्बन यूज कर रहे हो, नेट कार्बन आपका 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अगर 100 मैट्रिक टन कार्बन निकाल रहे हो, एक कोई भी देश है वो, तो नेट आपकी खपत भी इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या बात कही गई है पेरिस एग्रीमेंट में, अपनी खपत बढ़ाओ, ठीक है ना। तो क्लाइमेट मिटिगेशन की भी बात की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात की गई है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। और सभी कंट्रीज को बोला गया है कि आपने नेट कार्बन जो है, जो न्यूट्रल बनना है या 0 कार्बन एमिटिंग आपका एक टारगेट होगा, जो कि आपको कब तक अचीव करना होगा? सेकेंड हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी, 2020-50 तक आते आते या उसके बाद आते आते आपको ये चीज अचीव करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? 0 कार्बन एमिशन, कार्बन न्यूट्रलिटी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले था एमिशन पे एम्फोसिस, अब है न्यूट्रलिटी पे एम्फोसिस। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पेरिस में और क्योटो प्रोटोकॉल में। सेकंड थिंग जो सबसे बड़ी बात कह रहा है ये, वो बोल रहा है फाइनेंस की, ठीक है ना। दो तीन चीज जितना यहाँ पे लिखा ना, ये काफी है आपको पेरिस एग्रीमेंट को समझने के लिए और आंसर में लिखने के लिए। इतना ही आपको याद रखना।
तो फर्स्ट थिंग बात कर रहा है वो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की। सेकंड थिंग वो बात कर रहा है फाइनेंस की। फाइनेंस ये कोई नई बात नहीं बोल रहा है कि $100 बिलियन डॉलर्स हर साल आपको देने पड़ेंगे। ये हमारे पहले भी क्योटो प्रोटोकॉल में भी जब हम कैनकन की कॉन्फ्रेंस करके आए थे उसमें भी हमने देखा था कि डेवलप कंट्रीज को बोला गया है कि आप $100 बिलियन पर ईयर इन्वेस्ट करो डेवलपिंग कंट्रीज में। बेटा आवाज ब्रेक डाउन हो रही है? सबको आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? हेलो आकांक्षा, बताइए बेटा। एवरीथिंग इज इट्स ओके? किसी को आवाज में दिक्कत कट रही थी? और ओके ओके, अब क्लियर होएगी, कोई बात नहीं। तो अभी बात क्या कर रहे हैं हम, इसमें अब लिख के बताया गया है कि 2020 के बाद जैसे ही ये शुरू होगा कि आपको $100 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज को, नेक्स्ट 1 2 कंट्रीज को आपको देना पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्री में लगाना पड़ेगा ताकि वहां पे आप चेंज ला सको। ठीक है, डन? ये समझ लग गया? ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी बात चल रही थी, लेकिन अभी जो चेंज आया है देखो बहुत महीन अंतर है। और एक आईएएस ऑफिसर को महीन से महीन अंतर पता होना चाहिए, नहीं तो बाकी तो सब कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि $100 बिलियन टू डेवलपिंग वंस फॉर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब विवाद का मुद्दा रहा था, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज चाहते थे कि आप सिर्फ ये बोलो कि भैया जी हम $100 बिलियन लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कहाँ पे? जब हमने जैसे कार्बन ट्रेडिंग करते थे वहां पे लगाएंगे, है ना। लेकिन इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज क्या बोल रहे थे, नहीं, आपको अडेप्टेशन पे लगाना है ये खर्चा। ठीक है ना, $100 बिलियन कहाँ पे लगाओ? आप अडेप्टेशन पे लगाओ। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा रहा भी था आगे। तो $100 बिलियन अडेप्टेशन और जो हम पहले बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वो इनमें क्या अंतर है बेसिकली आपको ये समझना चाहिए। जो हम पहले बात कर रहे थे और जब हम अब बात कर रहे हैं, पहले बात की जा रही थी कि आप मिशन ट्रेडिंग कर दो, हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका स्पॉन्सर कर देंगे जिससे कि आप मतलब आपको पता लगे कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण मतलब क्लाइमेट चेंज होता, अगर हम ये पैसे ना लगाते तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता। ठीक है ना। तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अदर थिंग्स आल्सो, लाइक कि आपने जैसे वो मैंने पहले एग्जांपल दी थी आपको कि आपने पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हीं पैसों से बाद में वो एक स्कीम स्पॉन्सर की जिसका नाम डाल दिया उन्होंने उज्ज्वला, है ना, कि आप घर में सबको सिलेंडर देने जाओगे, है ना, सिलेंडर दोगे और उसका कोई पैसा नहीं लोगे और उससे आपको क्लाइमेट मिटिगेशन होगा। ठीक है ना। लेकिन अब क्या कह रहे हैं इंडिया वाले कह रहे हैं अब कि इंडिया, नॉट ओनली इंडिया वाले, बाकी सारे कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर एम्फसाइजिंग ऑन अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन को आप इस प्रकार से समझो कि अगर आप अपने घर में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दरखत फॉरेस्ट रिफॉरेस्टेशन कर रही है या लैंड डिग्रेडेशन को बचा रही है, उसको हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ठीक है ना, अडेप्ट कर रहे हो आप, या आप अपने मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उनको भी आप अडेप्टेशन में बोलोगे। अडेप्टेशन होती है कि भाई क्लाइमेट चेंज आएगा ही और उसके बाद कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए आप अडेप्ट करते हो। ठीक है ना। तो सपोज करो आप सी लेवल राइज हो रहा है, हमें पता है हो रहा है, लेकिन अब वो क्या करोगे, आप बड़े बड़े उसके आगे पत्थर रख दोगे ताकि वो वेव्स अगर आए तो वो इतना ज्यादा डैमेज ना कर पाए। उसी तरह मैनग्रूव्स उगा लोगे तो वो नेचुरली एक तरह से अडेप्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। तो अडेप्टेशन पे जो डेवलपिंग कंट्री है वो ज्यादा एम्फोसिस दे रही हैं rather than मिटिगेशन। ठीक है ना, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, मिटिगेट करना होता कि कोई डिजास्टर हो गया है उसके बाद कम करना, उसकी जो आपदा आई है उसको किसी ना किसी प्रकार से कंपनसेट करना है, वो नहीं करना है। अब जो डिस्कोर्स है वो अडेप्टेशन पे जा चुका है। थर्ड, जो जो एक कंट्रोवर्शियल भी रहा है कि आपको हर 5 साल बाद जितने भी आपने इंटर्न जो आपने नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे उनका आकलन करना पड़ेगा कोई थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी आएगी, आपने जितने बोले थे, जितना भी आपने 5 साल पहले, जैसे हमारे फेंकू प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं
जो भी वो बोलेंगे उनका आकलन किया जाएगा कि आपने ये बोला था सर जी और आपने इतना काम किया गया है ना। इसकी कोई पेनल्टी नहीं होगी, लेकिन हाँ, यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली में ये सारा पढ़ा जाएगा और आपकी बेइज्जती होएगी, तो आप नहीं करना चाहोगे ऐसा। तो जस्ट वॉलंटरली ये किया गया, क्योंकि वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं सबके, ठीक है ना। पहले ही आप अपना मुंह कम खोलो, ताकि आप अपने जो 5 साल बाद रिव्यू होता था, इंडिया और चाइना और रशिया, ये कंट्रीज, ये यूरोपियन यूनियन ये बोल रहे थे कि आप 10 ईयर पीरियड दो, ठीक है ना, 10 साल बाद रिव्यू पीरियड रखो, कि आप रिव्यू करो लेकिन 10 साल बाद। लेकिन जो अभी साइन हुआ है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो जिस पे एम्फोसिस दे रहा था, कनाडा जिस पे एम्फोसिस दे रहा था, वो कह रहा था 5 साल का कमिटमेंट पीरियड होना चाहिए और 5 साल बाद आपको आकलन करना पड़ेगा। थर्ड, फोर्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट डैमेज। इस बार पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल में मिटिगेशन की बात कही गई थी, इसमें जो पेरिस एग्रीमेंट है इसमें दोनों चीजें कही गई है, अडेप्टेशन भी कही गई है और क्लाइमेट डैमेज को कम करने की बात भी कही गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द एग्रीमेंट डिफाइंस क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज टर्म्स, बट लायबिलिटी एंड कंपनसेशन आर नॉट मेंशन्ड हियर। ये पहली बार बोला गया है कि अगर कोई, जैसे अभी तौकीद जो आया था हमारे पास, साइक्लोन आ रहा है, उसके कारण कितना डैमेज होगा इकोलॉजिकली और फाइनेंशियली, वो उसका आकलन किया जाएगा, है ना। उसका आकलन किया जाएगा इन टर्म्स की आप कितने पैसे खो, इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ, है ना। तो उनका आकलन किया जाएगा, पर इनकी लायबिलिटी किसकी है वो अभी नहीं रखी गई है। कंपनसेशन कितना दिया जाएगा 12 कंट्रीज के ऊपर, ये बोला गया था इंडिया के द्वारा कि आप जो हमारे ऊपर क्लाइमेट डैमेज होगा उसके लिए आपको कंपनसेशन देने की जरूरत है, बट कंट्रीज ने ये माना नहीं अभी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अच्छा, ये 6वां पॉइंट, सॉरी, दिस वन इज क्लीन टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। तो क्लीन टेक्नोलॉजीज में द एग्रीमेंट अर्जेस टू स्पीड अप क्लीन टेक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये बहुत एक मुद्दा रहा है, ठीक है ना, क्लीन टेक्नोलॉजी का। इंडिया और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया जी आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, और उसको भी आप चाहे बाद में इसमें $100 बिलियन में डाल देना, लेकिन आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? हमारे पास सोलर फोटो वोल्टेइक सेल्स आते हैं, है ना, याद है सबको, पता होगा, जो पैनल बनते हैं जिसके सोलर सेल्स के, है ना। तो वो पैनल जो होते हैं वो, अब ये पता है आपको कि वो डिफरेंट तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर एक की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाने में अगर कोई बना होगा, है ना, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होएगी, वो ज्यादा 25-30 साल तक रह जाएगा, है ना। तो इंडिया में आप अगर देखोगे तो इंडिया में अभी जो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल मार्केट है वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है एज कम्पेयर टू यूएसए, ठीक है ना। अब वो मतलब वहां पे तो बहुत ज्यादा अच्छी हाई क्वालिटी पे इसमें रिसर्च हो रही है, क्लीन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे या सोलर रिसर्च पे, ठीक है ना। पर वो यूएसए इट्स नॉट विलिंग टू ट्रांसफर दैट टेक्नोलॉजी टू डेवलप कंट्रीज लाइक इंडिया। अगेन वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू आ जाता है, वही फिर डब्ल्यूपीओ या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लेके चले जाता है वो हमेशा इंडिया को, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लेके चले जाता है इंडिया को कि आप, अगर आपको खरीदना है तो आप हमारे से खरीद दो, हम आपको ऐसे मतलब दान में नहीं देंगे ये टेक्नोलॉजीज। तो ये अंतर अभी भी है, ठीक है ना। अभी बहुत सारा इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो 6 टोटल एग्रीमेंट है। जो सबसे अच्छी बात करी गई है इसमें, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें सबसे पहली बार एक ऐसा साइन हुआ है एग्रीमेंट जिसमें ये बोला गया है कि ह्यूमंस के कारण ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ह्यूमंस को रिस्पॉन्सिबल बोला गया है, उनको बोला गया है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। और सेकंड, इसमें गोल रखा गया है 2 डिग्री से कम करने का, ठीक है ना, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री से में कम रखने का, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, और 1.5 डिग्री पे समेटने का लक्ष्य
जो ये हमारा एक ऑप्टिमिस्टिक गोल है कि भैया 1.5 से कम करना है, लेकिन 2 से नीचे तो करना ही है, ठीक है? और इसमें रोल ऑफ फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया गया है कि रोल ऑफ फॉरेस्ट एज ए कार्बन स्टॉक, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया गया है। चले, और हम पढ़ेंगे ये कैसे REDD और REDD पॉजिटिव प्लस, सॉरी नॉट पॉजिटिव, प्लस एग्रीमेंट्स क्या हैं और ये कब क्या कैसे हमारे फ्रेमवर्क में आएंगे, ठीक है ना? चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। let me close this as this is something about Paris Agreement. Let me upload this. Okay, it's uploading. So guys, अभी तक क्लियर है बातें? It's okay up till now? Okay? ओके, तो अभी जो हमने करना है, अभी टारगेट्स की बात करनी है कि टारगेट क्या क्या रखे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा। तो अगर आप इंडिया की बात करते हो या चाइना की बात, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने बोला गया, ध्यान से सुनना, कि इंडिया विल रिड्यूस इट्स एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP, ठीक है ना? कितना? 30 to 35% बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030, ठीक है ना? इसका मतलब समझने की कोशिश करो। ये वाले क्या बोल रहे हैं अभी, लेट मी शो यू। Still uploading. It's not uploading. Just a sec, guys. Still uploading due to there is some issue with the software today. Okay, otherwise it would have been uploaded early as possible. Hello, Aarti. There is some issue with the notebook. Let me upload it again. Yeah, there is issue some with the some. I don't know what is the problem. I'm not sure what is the problem. Why it is not uploading? Is it visible to you guys now? आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, अब चल रहा है। एक मिनट। So we have done up till here. Okay, now visible? Okay, just a second. Okay. So these are some important key points. You can take a screenshot of it. Let me go. ये इसका screenshot लेके रख लो। हाँ, ये बहुत बढ़िया जो है वो है, ठीक है ना? इमिशन ट्रेडिंग पे क्या होना चाहिए, क्या कार्बन सिंक फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ पे है। और ना सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जो क्लाइमेट डैमेज की बात कही थी ना हमने, ठीक है ना, उसमें पता क्या किया गया है इन्होंने, जो स्मॉल आइलैंड नेशंस जो हैं हमारे पास, स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, जैसे कि ओशियानिक रीजन्स में जो कि आइलैंड नेशंस है, मालदीव्स हो गया, माली हो गया, ठीक है, और पपुआ न्यू गिनिया हो गया, ये जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, ठीक है ना, इनकी जो वर्नेबिलिटी है टू क्लाइमेट चेंज, इसको सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये सबसे ज़्यादा खतरा अगर है किसी को क्लाइमेट चेंज से, तो ये इन सबको सबसे पहले है। क्योंकि अगर सी लेवल राइज होगा
तो सबसे पहले डूबेंगे कौन? ये आइलैंड नेशंस ही डूबेंगे, ठीक है ना? तो उनको स्पेशली एक तरह से अगर हम बात करें तो इनको स्पेशल फाइनेंस के रूप में पहली बार पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया है कि दे नीड स्पेशल अटेंशन फॉर अवर्टिंग, मिनिमाइजिंग एंड एड्रेसिंग लॉसेस सफर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये सबसे पहले बड़ी बात की गई है इधर क्लाइमेट चेंज में, पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है जी। आगे चलते हैं तो इंडिया ने सबसे पहली बात कही है 33 से 35% अपने जीडीपी का, ठीक है ना, एमिशन का। 2005 में जितना एमिशन कर रहे थे हम, ठीक है ना, 2030 आते आते हमने कितना कर देना है? 33 से 35% कम करना है, ठीक है। जितना हम 2005 में एमिशन कर रहे थे, कार्बन एमिशन कर रहे थे, उतना हमने 2030 तक आते आते उसका 33 से 35% यानी कि 1/3 हिस्सा कम से कम हमने डिक्रीज करना है, ये बोला गया है, ठीक है। दूसरी बात कही गई है कि अपनी पावर कैपेसिटी का 40% हिस्सा जो नॉन फॉसल फ्यूल बेस से हम लिया करेंगे, यानी कि 2030 आते आते ये बोला गया है कि अपनी ऊर्जा शक्ति का जितने भी हमने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है हमारी, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, चाहे हम पेट्रोलियम के रूप में, तो उनका जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज हैं उनका कट करेंगे हम, ठीक है ना, उनको कट कर देंगे हम, और नॉन फॉसिल फ्यूल रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके हम कितना उनकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे? 40%। 40% ऑफ इंडियाज एनर्जी, जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती उसमें, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, जिससे आपका देश का ढांचा चलता है, ठीक है ना। तो नॉन फॉसिल फ्यूल का जो कंसंट्रेशन है, या जिनके जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, वो 40% बढ़ा दिया जाएगा 2030 आने आने तक। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। एक आपने अभी यहाँ पे चीज देखी होगी, चाइना ने कहा कि हम 60 से 65% करेंगे 2005 लेवल तक। यूएसए कह रहा हम 26 से 28% करेंगे 2005 लेवल तक। लेकिन यूरोपियन यूनियन कुछ उल्टा बोल रहा है, वो कह रहा है कि हम 1990 से 40% कम कर देंगे। तो सबसे बढ़िया यहाँ पे कौन सा तरीका है? आइडियली यू विल गो फॉर चाइना, है ना, कि चाइना का तो बड़े मजे हैं। चाइना ने बोला कि 60 to 65% हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। बट इज इट ट्रू? क्या ये आपको ठीक लग रहा है? सबसे बढ़िया अगर यहाँ पे किसी ने सौदा दिया है या एग्रीमेंट किया है, पेरिस एग्रीमेंट को में सबसे अच्छा अगर सौदा अगर हम बात करेंगे तो वो लिया है ईयू ने। वाई ईयू ने? बिकॉज अगर आप खुद सोचो, 1990 आने आने तक ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन अगर इतना बड़ा देश है, अगर हम बात करें ग्रुपिंग है, तो 1990 में तो वो कम मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में सोच रहे होंगे ना, और उनकी जो इंडस्ट्रीज है वो दे वुड बी हैव बीन मच मोर पोल्यूटिंग, ठीक है ना, दे वुड हैव बीन मच मोर पोल्यूटिंग, ठीक है, 1990 में, है ना। तो उनका कार्बन एमिशन 1990 में बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2005 आते आते दे वुड हैव बीन मच मोर अवेयर कि नहीं, हमें कम करना है, कार्बन एमिशन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, हमें एक कमिटमेंट दी है, हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है। तो ये सारा कुछ समझते टेक्नोलॉजी भी कुछ बढ़ गई होगी। तो 2005 आते आते देयर वुड हैव बीन डिक्रीज्ड कार्बन। तो सोचो अगर 1990 में आपकी टोटल थी 1000 मैट्रिक टन, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते थे आप, ठीक है ना, और 2005 आते आते वो अब रह गई है 600 मैट्रिक टन, ठीक है। तो अगर मैं 1990 में जो 1000 थी, ठीक है ना, उसका 40% कम करूंगा तो कितना आएगा? 400। और अगर मैं 2005 में 600 था, इसका 40% करूंगा तो कितना आएगा बताइए? अप्रोक्सीमेटली 200, कितना आएगा? 240, है ना, 240 मैट्रिक टन। तो बेहतर कौन सा हुआ? बेहतर तो यही हुआ 1990 वाला, जिसमें 400 मैट्रिक टन आप कार्बन का खपत कम करोगे, ये आपने गोल चूज किया। तो यूरोपियन यूनियन 1990 वाला डाटा बेस ईयर मान रहा है 1990,
बाकी सारे कंट्रीज मान रहे हैं 2005। 2005 आते आते काफी डेवलपमेंट हो चुकी थी टेक्नोलॉजी में, ऑलरेडी कार्बन कमीशन मिशन बहुत कम हो चुके थे उस टाइम आते आते। तो अगर आप थोड़े का 40% बोलोगे या 30% बोलोगे, वो एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट नंबर 1990 से आपका हमेशा कम ही आएगा। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि ये आप वे फॉरवर्ड में भी बोल सकते हो कि इंडिया शुड स्ट्राइव फॉर, ठीक है ना, चेंजिंग द कमिटमेंट पीरियड फ्रॉम नॉट 2005 बट बेस ईयर टू 1990, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल में पहले था। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में मैंने आपको बता दिया ये चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। डन, गुड। नाउ अगर हम बात कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज की, देन वी शुड आल्सो नो व्हाट इज आईएनडीसी। ये तो मैंने बता दिया था क्या था। द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या क्या है आईएनडीसी की। सबसे पहले अभी हमने बात की इंक्लूजन ऑफ अडेप्टेशन, फाइनेंस एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तीनों चीजें बड़े ही कंट्रोवर्शियल हैं, ठीक है ना। तो डेवलप कंट्रीज क्या बोल रहे हैं कि ओनली एक्शंस दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन शुड बी काउंटेड एज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन आईएनडीसी, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, ओनली एक्शंस दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस शुड बी काउंटेड एज contributions in INDC, but developing countries like India wants adaptation measures also to be counted, ठीक है। तो अडेप्टेशन मेजर्स को भी काउंट करना चाहिए आपको जब आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को इंक्रीज करते हो। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करो, ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करो। जब मैं बोल रहा हूं अडेप्टेशन, तो इंडिया कह रहा है कि भैया जी अडेप्टेशन, ठीक है, आप अडेप्टेशन की बात कर रहे हो, हम अडेप्टेशन कर रहे हैं। इंडिया ने एक चीज निकाली है ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, याद है, हमने पढ़ी भी थी इसके बारे में। 2019 में निकाली थी, अब 2021 में निकालेंगे, 2017 में भी निकाली थी इन्होंने, 2-2 साल बाद निकालते हैं। वो डिड ना। तो इसमें ये बताते हैं कि इंडिया के फॉरेस्ट किस तरह से बढ़ रहे हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं। तो ये क्या आ रहा है याद में, इसमें एक चीज यह भी आई भी थी, मैनग्रोव फॉरेस्ट, वो भी बड़ा है, इंडिया का एरिया अंडर मैनग्रोव फॉरेस्ट बड़ा है। तो इंडिया कह रहा है कि इसको काउंट करो आप अडेप्टेशन में, ठीक है ना। तो अगर आप अडेप्टेशन में कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं मैनग्रोव्स उगा रहा हूँ वो साइक्लोन्स की तीव्रता को कम करेंगे और फिर वो क्लाइमेट डैमेज और क्लाइमेट के कारण जो डैमेज होता है क्लाइमेट चेंज के कारण, उसको रोकने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप कॉन्ट्रीब्यूशंस में मारो इंडिया का। अगर मैं इंडिया कह रहा कि इंडिया नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना इंडिया के, उसमें आप ऐड करो अडेप्टेशन। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे अडेप्टेशन में आप अडेप्टेशन को काउंट नहीं कर सकते हो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस में, बिकॉज इससे कारण डायरेक्ट तरीके से आप रिड्यूस नहीं कर रहे हो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, ठीक है ना। तो डायरेक्ट तरीके से जो चीजें कम कर रही हैं, जैसे कि अगर मैं बात कहूं कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके कारण आपका जो पोल्यूशन है वो कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो रही है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स लेके आ रहे हो टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कम हो रही है वाहिकुलर एमिशन से, तो आप उन चीजों को काउंट करोगे नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो एब्सोल्यूट नंबर को काउंट करेंगे। तो क्योंकि अडेप्टेशन से आपको डायरेक्ट डाटा नहीं मिलता कि कितना परसेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हुई या बढ़ी, तो आप अडेप्टेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। किसमें, ये किसकी कंटेंशन थी, ये डेवलप कंट्रीज की कंटेंशन थी कि ओनली एक्शन शुड बी इंक्लूडेड अंडर दिस एंड नॉट एनी अदर थिंग, ठीक है ना। दूसरी बात जो कंटेंशन थी वो यही मैंने आपको बताई है कि भैया पैसे कौन देगा, सीधी सी बात है। सबसे पहले पैसे कौन देगा, दूसरी बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करनी पड़ेगी आपको। सिर्फ पैसे नहीं देने, अब आपने आपको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। क्योटो प्रोटोकॉल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया था कि आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है। क्योटो प्रोटोकॉल बस अगर आप इतना आपका जो असाइंड अमाउंट यूनिट्स हैं उससे ज्यादा की आपके मिशन है, जितना आपको बोला गया है, अगर उससे ज्यादा आप पोल्यूशन क्रिएट करते हो, ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हो, तो आपके ऊपर टैक्स लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, फलाना ढिमकाना सब कुछ कर सकते हैं। कहीं पे भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं की गई थी। लेकिन पेरिस
एग्रीमेंट में ये बोला गया है कि सिर्फ पैसे नहीं देने आपको, पैसे तो देने हैं, प्लस टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज ए मच गुड मेजर। ठीक है ना, चले आगे। और एक कमिटमेंट पीरियड वाली बात तो हमने बता ही दी आपको कि 10 साल की वो कह रहे थे, लेकिन अब कम की बात कर रहे हैं, 5 साल की, है ना। तो लेट अस डू, या वी हैव डन दिस। So regarding this, what is the answer to this question? In term of the term intended nationally determined contribution sometimes in use in the context of what? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बताइए। ये 2016 में आया था जब नया नया क्वेश्चन था, बताइए। आंसर इज एबीसीडी, कौन सा? जल्दी जल्दी। इजी, यस इट्स इजी। कितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, ये देखो कितना कुछ इसी इन्हीं चीजों से आता है, और मैं कितने क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। ठीक है ना, ये सारे पेपर में आ चुके हैं, ये 2016 में आया था जब नया नया ये साइन हुआ था। तो इंडियाज नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से हैं, पहले हम देखते हैं। नंबर 1 लेवल पे आता है reduced emission intensity to 30 to 35% by 2030 compared to 2005 levels। ठीक है ना, ये हम अभी पढ़ के आए हैं इंडिया का नेशनल। लेकिन इसको अचीव कैसे करेंगे, हाउ? ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मोर एफिशिएंट एंड क्लीनर टेक्नोलॉजी इन थर्मल पावर प्रोडक्शन। ठीक है ना, थर्मल पावर जनरेशन में क्लीनर टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। लो सल्फर कंटेंट जो होएगा, लो सल्फर कंटेंट जो होगा जिनका, वो को यूज किया जाएगा। ठीक है ना, फॉर थर्मल पावर जनरेशन। ठीक है जी, ओके। एमिशन रिड्यूस करेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है बताइए? फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए, कहीं सुना है आपने? बड़ा कॉमन चीज है। बताइए क्या कर सकते हैं आप? Yes, water-based development, very good, Komal. Electric cars, biofuels, very good. शिवम सिटी इलेक्ट्रिक कार्स, वेरी गुड। एक स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी, जिसका नाम है फेम इंडिया, और अब इसका सेकंड चरण शुरू हो चुका, 2.0। एनीबॉडी नो अबाउट दिस फेम 2.0? एनीबॉडी? फेम 2.0, फास्टेड अडॉप्टेशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है ना, तो एक पॉलिसी लेके आई है इंडिया की गवर्नमेंट, ये पढ़ लेना नेट पे भी जाके, हम इसको आगे भी जाके पढ़ेंगे, फास्ट अडॉप्टेशन के लिए। तो आपने देखा होगा कि टेस्ला की जो यूएसए की कंपनी है, उसकी हाइब्रिड व्हीकल्स आ गए हैं, है ना। तो हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है अभी कि भैया अब नेक्स्ट गेम चेंज वो यही करेंगे। ठीक है ना, तो इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दिया जा रहा है कि आप इस पे रिसर्च करिए, आप नई गाड़ियां निकालिए जो कि हाइब्रिड हो, जो कि पेट्रोल पे भी चले लेकिन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी भी उनके पास हो, है ना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो ये सारी चीजें बताता है, फेम इंडिया। ठीक है, ये पॉलिसी लेके आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट एल्स? डिड यू गाइस फॉरगेट समथिंग? वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नेवर पोल्यूशन चेक। यस, ये तो है, पोल्यूशन चेक तो है, लेकिन एक और चीज भी है, बताइए कौन सी चीज है वो? डिडंट यू हर्ड दिस भारत स्टेज 4 नॉर्म्स?
4 से हम 6 की तरफ जंप कर रहे हैं अभी। डिड यू गाइस नो अबाउट दिस भारत स्टेज? हेलो गाइस, बताइए, आवाज आ रही बेटा? हेलो हेलो गाइस, ऑल ओके? तो भारत स्टेज नॉर्म्स कुछ नहीं है, ये यूरो नॉर्म्स की कॉपी की गई है। यूरो नॉर्म्स में क्या कहा जाता था या भारत स्टेज में क्या है कि भैया अब आपको जो एमिशन होगा, का पोल्यूशन तो आपने नेसेसरी कर ही दिया है, लेकिन एमिशन जो होगा, क्योंकि गाड़ियां के इंजन बहुत ज़्यादा मीट करते थे, तो अभी की गाड़ियों के इंजन में धीरे धीरे तब्दीली लाई गई है ताकि वो क्लीनर फ्यूल्स को ज़्यादा लिया जाए उसमें, ठीक है ना। जो आपके बायोफ्यूल्स हैं, यानी कि इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ के आना। ये क्या है, मैंने बताया था कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है ताकि पेट्रोल की मात्रा कम हो जाए और इथेनॉल की मात्रा बढ़ जाए। अब ये नहीं है कि भैया कि आपके पास डीजल वाली गाड़ी है उसमें पेट्रोल डलवा दोगे तो ऐसे काम चल रहा है आपका, है ना। नहीं, उल्टा, मतलब पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डलवा लोगे तो आपका चल रहा है, वो चलेगा थोड़े टाइम तक, बट जो डीजल है वो एक्चुअली थोड़ा गंदा फ्यूल है, ठीक है ना। तो वो आपका इंजन खराब कर देगा। तो इंजन ना खराब हो, तो इसी तरह से इंजन में तब्दीली लाई जा रही है हमारे पास, उसको बोला जाता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम, ताकि ये जो पेट्रोल हम डाल रहे हैं उसमें इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम में डाल रहे हैं तो वो गाड़ियों को खराब ना करे, ठीक है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट भारत स्टेज नॉर्म्स लेके आ रही है, और इसके कारणवश जो जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको फिर उनके हिसाब से इंजन डेवलप करना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि वो ये वाला पेट्रोल यूज कर सकें। और इंडिया अभी तो गवर्नमेंट ये बड़ा कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप 20 15 साल से बाद शायद रजिस्ट्रेशन वो बंद कर दिया करेंगे गाड़ियों की, है ना। और जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको बेच दो कबाड़ में, है ना। ये सब कुछ बढ़ावा दे रही है सारी चीजों को, ताकि अच्छी चीजों को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। ओके, डेवलप क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस वी विल डू आगे जाके, ठीक है। किस तरह से बिल्डिंग कोड का इन्होंने गठन किया था। और उसके बाद है परस्यू जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि अब इंडिया में आप पैदा करो, ठीक है, कोई चीज जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, तो उसमें आप जीरो डिफेक्ट हो, कोई डिफेक्ट ना हो अगर चीज में, ठीक है ना। तो आप कंज्यूमर के हिसाब से भी सोच रहे हो, और जीरो इफेक्ट मतलब नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। तो रिसाइकल करने पे भी ध्यान दो, तो इससे कारण आप सोसाइटी के ऊपर भी सोच रहे हो, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट का यही मतलब है अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये एक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है पर्टिकुलरली फॉर एमएसएमई सेक्टर्स। नाउ व्हाट इज एमएसएमई? माइक्रो, ठीक है ना, और कौन से? माइक्रो मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल, नहीं नॉट माइक्रो, हाँ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो हमारे पास छोटे छोटे कारखाने होते हैं जहाँ से 10 से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं, और जिनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से आई थिंक ऊपर होता है, ठीक है ना, या 25 लाख से, सॉरी, नेट प्रॉफिट 25 लाख से ऊपर होता है, और नेट ओवर ऑल टर्नओवर इज 2 करोड़, ठीक है ना। तो वो वाली इंडस्ट्रीज ये हैं, उनके उनको ये बोला गया है ये प्रोत्साहन देने के लिए ना। एक चीज सोचते हैं हम कि ये चीजें क्यों, वाई एस एमएसएमई? एमएसएमई फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। बहुत ज़्यादा लेबर ऑफ इंडिया इज नॉट, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बड़ा नहीं है, तो बहुत बहुत बड़ी कंपनियां इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। तो हाई ज़्यादा से ज़्यादा लेबर कहाँ पे है? सारे का सारा स्किल्ड लेबर इज इन एमएसएमई, दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन एमएसएमई, ठीक है ना। एक आपने मुद्रा लोन्स के बारे में भी सुना होगा, that is also for MSME. That is why government of India is so much focusing upon these particular sectors for employment generation. ठीक है ना, तो हर चीज का ध्यान दिया करो यार, जब भी लोन पड़ा। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये किया स्टेप तो क्यों किया होगा, ठीक है ना, क्या रीजन रहा होगा उसके पीछे। आप सारे लोग जैसे आईएएस ऑफिसर्स जो ऐसे होते हैं वो यही सोचते हैं,
हमारे प्रधानमंत्री का काम नहीं करता दिमाग इतना, बट उनको जो गाइडेंस देता है वो बंदा बहुत दूर की सोचने वाला चाहिए। और इसीलिए यही दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। ओके, यू हैव टू थिंक अहेड, थिंक अहेड। अगर मैं एमएसएमई को बढ़ावा दूंगा तो मेरी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी तो आपका जो है जीडीपी बढ़ेगा देश का। क्योंकि अभी अब बहुत बड़ी बड़ी जगह पे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं हमारे पास, तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट गोल ऑफ इंडिया इज टू प्रोड्यूस 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। इसको अचीव करने के लिए बाय 2030, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, ठीक है ना, लेट मी क्लियर दिस अप फॉर यू गाइस, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से और लो कॉस्ट फाइनेंस से। सबसे पहले इंडिया ने कहा है कि भैया जी हम 175 गीगावाट, ये याद रखना, गीगावाट, गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रेन्यूएबल सोर्सेज से। रेन्यूएबल सोर्सेज में क्या आते हैं, विंड पावर आएगी, जियोथर्मल एनर्जी आएगी, ठीक है ना, ओशन टाइडल एनर्जी आ जाएगी, यस वेरी गुड, सोलर एनर्जी आ जाएगी। तो ये सारे हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना, वो एनर्जी आ जाएगी। दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर योर रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो 175 गीगावाट हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है 2022 तक। कहाँ से, रेन्यूएबल सोर्सेज से। और उस 175 में से अकेले सोलर को 100 गीगावाट दिए गए हैं। 100 गीगावाट आपने कहाँ से बनानी इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू सोलर पावर प्लांट, ठीक है ना, सोलर पावर जनरेशन से। अब इसको आगे भी जाके पढ़ेंगे, 60-40 का रेशियो आता है, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो, ठीक है ना। और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आएगी इसकी, ठीक है ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रिन्यूएबल सोर्सेज में आएगा। 63 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकालने की कोशिश करेंगे हम 2032 तक। ये हमारे गोल्स हैं, ठीक है ना। और याद है हमने अडेप्टेशन की बात कही, तो इंडिया ने अडेप्टेशन करने के लिए एडिशनल कार्बन सिंक यानी रिफॉरेस्टेशन की बात कही है। 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये निकालेगा, उसके लिए उतनी रिफॉरेस्टेशन करेगा, एडिशनल फॉरेस्ट कवर बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो 2.5 तो 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा। इसके लिए इंडिया ने ग्रीन इंडिया मिशन के नाम से एक मिशन चलाया है अंडर NAPCC। हम पढ़ेंगे ये क्या चीज है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2008 में हमारी गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुकी है। मैं बताऊंगा आज क्या चीजें, आगे चल के हम बताएंगे सारे कुछ। अभी के लिए इतना याद रखो, ग्रीन इंडिया मिशन एक मिशन है किसके अंडर, NAPCC 2008 में बनी थी। और उसी तब से इंडिया ने क्या करना स्टार्ट किया है, रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया है। अच्छा, डेवलप रोबस्ट अडेप्टेशन टेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर, वाटर एंड हेल्थ सेक्टर। अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज लाइक वाटर मिशन, मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आपने सब ने एक स्कीम का नाम सुना होगा, वो सुना है, हर खेत को पानी, या हर खेत को पानी, ये सुना आपने, कहा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एनीबडी यू हैव हर्ड दिस नेम, सुना है ये स्कीम के बारे में, हर खेत को पानी, है ना। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये भी एक सुना था नारा, मोर ड्रॉप पर क्रॉप, पर क्रॉप, है ना, ये भी नाम सुना होगा आपने। हर खेत को पानी, ड्रिप इरिगेशन, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, हर ड्रिप इरिगेशन, वेरी गुड। कृषि सिंचाई योजना, है ना, ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हर खेत को पानी, है ना। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये सारा कुछ आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर। ये भी NAPCC के अंडर ही आता है। ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था 2008 में। ये सारा सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है ना, वो सारी चीजें आती है, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज आती हैं। ये सारा कहाँ पे आता है, अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ सेक्टर, ठीक है ना।
अब इनको समझने की कोशिश करनी है हमने, आज ही पढ़ेंगे एनएपीसीसी के बारे में कि ये कोई आइसोलेटेड नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है रिगार्डिंग है, वो पूछ लेगी विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो हम सोचते हैं यार ये प्रधानमंत्री किसाई योजना एकदम से गवर्नमेंट लेके आई है, नहीं, ऐसा मत सोचो। हर चीज का रीजन है, व्हाई द गवर्नमेंट इज एम्फसिस ऑन दीज पर्टिकुलर क्या कहते हैं स्कीम्स या पर्टिकुलर दिस पॉलिसीज गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया क्यों लेके आ रही है, ये क्यों, ये किसके अंडर है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। वो किसके अंडर है वो पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कृषि सिंचाई योजना नेशनल वाटर मिशन के अंडर आती थी, फिर उसके बाद ये किसका हिस्सा है, ये एनएपीसीसी का हिस्सा है, दैट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो 2008 में बना है। अब वो किसके मद्देनजर बनाई गई है वो भी हम पढ़ेंगे, क्यों बनाई गई है, क्यों, अभी ये एक बात आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह नीराचल स्कीम है जो कि वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम, आगे चलते हैं। ये सारे गोल समझ लग रहे हैं जो हम करवा रहे हैं, मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे गोल्स, ठीक है ना। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, लेट अस डू समथिंग अबाउट, अच्छा, नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, हेल्थ मिशन, कोस्टल डेवलपमेंट जोन, ये सारा कुछ किसके लिए है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज। इंडिया के अपने के हिसाब से इंडिया के इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को पूरा करने के लिए इंडिया को इतना फाइनेंस चाहिए, 2.5 ट्रिलियन का यूएसडी, ठीक है, बिटवीन इन 15 सालों के बीच में, ठीक है ना। इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाती है, सेस लगाती है, मैंने कल भी बताया था, कोल सेस की बात कर रहे थे, इसको कार्बन टैक्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो पैसा आता है, यहाँ से जो पैसा आता है वो कहाँ पे जाता है, नेशनल अडेप्टेशन फंड। कहाँ पे जाता है, नेशनल अडेप्टेशन फंड। जो नेशनल अडेप्टेशन फंड है वो फिर इंडिया में फंड करता है, कोई कोई भी क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसकी फंडिंग करता है, ठीक है। इसी तरह इंडिया गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स बनाए हैं पैसा उठाने के लिए मार्केट से, ठीक है। उसके कारण अगर आप इन्वेस्ट करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है ना, तो आप उसको इनकम, अपना इनकम टैक्स में डिडक्शन के रूप में भी लेके जा सकते हो। ये देखो 20,000 तक एलिजिबल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्या है, नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 2015 में सबसे पहले नेशनल अडेप्टेशन फंड की बात होती है, इसमें 100 करोड़ डालती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद हर साल इसमें बढ़ावत देती रहती है, पैसे बढ़ाती रहती है, ताकि क्लीन टेक्नोलॉजीज पे हम इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है ना। डन, ये देख लेना एक बार। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म, ठीक है ना। क्रिटिसिज्म में ये सबसे पहले बात ये क्यों आता है, क्योंकि कई बार यूपीएससी बोलते हैं क्रिटिकली एनालाइज द इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है ना, या क्रिटिकली एनालाइज द ड्रॉबैक्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो आप उसमें ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हो सबसे पहले, ठीक है, कि जो ये जो हमने गोल्स बनाए हैं कि आप नेशनली अपने आप अपने तरीके से आप मतलब गोल सिलेक्ट करो। तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी नेचर की, एक नेचर है एक जर्नल, ठीक ना, उसमें बोला गया था कि जो अभी करंटली जो करंट जो प्लेजेस कर रहे हैं, जो नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, वो अगर आप मान के चलते हो तो वो 2 डिग्री को नीचे रखने के लिए मतलब हेल्पफुल नहीं होंगे, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये तो बहुत कम बोल रहे हो आप, ठीक है ना, इतना करोगे तो 2 डिग्री से नीचे तो रहेगा नहीं, ठीक है ना, किसी भी हालत में, ठीक है। और उसके बाद जो $100 बिलियन पर ईयर आप प्रोमिस करना चाह रहे हो, जो अभी तक किसी कंट्री ने दिया नहीं अभी इतना ज़्यादा, पर $100 बिलियन अगर पर प्रति वर्ष आप लगाना चाह रहे हो, वो सिर्फ मात्र 8% है। अगर हम बात करें जितना कि कल यूएस से ही मतलब स्पेंड करती है 8%, ठीक है ना, अपने मिलिट्री पे इतना, ठीक है ना, हर साल।
तो इतना स्पेंड कर दिया तो आप मतलब इट इज नॉट फीजिबल, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ओनली सिंस द ओनली मैकेनिज्म रिमेन्स वॉलंटरी नेशनल कैप्स ऑन एमिशन, तो वॉलंटरी है तो वही है, आप बेस ईयर चेंज कर लोगे 2005 कर लोगे तो आपको अपने को तो बताओगे कि हमने 60% डिस्कवर कर लिया, हमने 60% कम कर लेंगे, पर वो एक्चुअल फिगर बहुत कम होएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज इंडियाज नेशनल नेशनली डिटरमिन्ड एंड वॉलंटरी, वही मैंने बात कही, ठीक है ना, तो लो होएंगे, ठीक है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, अच्छा ठीक है। अच्छा इसके बाद और क्या क्या हुआ है पेरिस क्लाइमेट के बाद में, जो 2016 में हुआ था मराकीश क्लाइमेट चेंज में, वहाँ पे CMA बोला जाता है उसको, फर्स्ट CMA कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग पार्टीज, तो CMA फर्स्ट है, ठीक है। अ, इसमें अफ्रीका एग्रीकल्चर के ऊपर बोला गया है, अडेप्टेशन ऑफ अफ्रीकन एग्रीकल्चर के ऊपर ये स्पेशली लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और साथ में इंडियन सोलर अलायंस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, इंडियन इंटर सॉरी नॉट इंडियन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नाम सुना होगा, दैट वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया, ठीक है, 2016 की बात है। इट वाज इनिशिएटेड एट इंडिया अफ्रीका समिट एंड मीटिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज अहेड ऑफ पेरिस समिट, ठीक है ना। ये 2016 में इसका फ्रेमवर्क तैयार हुआ और सिग्नेचर करने के लिए रेडी हुआ। इसमें 122 कंट्रीज आते हैं जो मोस्टली सनशाइन कंट्रीज है। सनशाइन कंट्रीज मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जितने भी कंट्रीज आते हैं, ठीक है ना, वो सारे आएंगे जहाँ पे सन रहता है एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स के, वहां पे धूप रहती है, ठीक है ना। तो इंडिया इज वन ऑफ दैट कंट्री, तो इंडिया ने स्पीयर हेड किया है इंटरनेशनल सोलर मिशन या अलायंस, ठीक है ना। अच्छा, is now extended to all member of United Nations and is now a treaty based intergovernmental organization, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ठीक है। कंट्रीज दैट डू नॉट फॉल विद इन द ट्रॉपिक्स कैन जॉइन द अलायंस विद एक्सेप्शन ऑफ वोटिंग राइट, तो वोटिंग राइट किसको मिलेंगे, सारे के सारे किसको मिलेंगे, जो कि ट्रॉपिक्स में रहते हैं कंट्री, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जितने भी कंट्रीज हैं उनको वोटिंग राइट मिलेगा। आप मैं अगर मतलब अगर कनाडा ज्वाइन करना चाहे जो कि एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कंट्री है जो कि टेम्परेट रीजन में आता है, तो कनाडा ज्वाइन कर सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर उसके पास वोटिंग राइट नहीं होंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, याद होगा हमारे प्रधानमंत्री में 2016 में ये किया था। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, to work for efficient exploitation of solar energy to reduce dependence on fossil fuels। अब ये 2016 में क्वेश्चन आता है, करिए इसको सॉल्व। आंसर कर भी दिया गया, व्हाई नॉट बी। जल्दी जल्दी, व्हाट इज द आंसर। बट not only sunshine countries, the catchword here is all। ये देखो मैंने आपको बोला था कैच वर्ड पढ़ करना है आपने, ओनली, ऑल, एवरी, ठीक है ना, इवन, ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स होते हैं कैच वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, नो इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द मेंबर कंट्रीज, इट करंटली हैज ओनली सिग्नेचर ऑफ 122 मेंबर्स। अगर मैं इसको रीफ्रेज करूं क्वेश्चन को, the any country can join as a member, ठीक है ना, any country can join international solar alliance as a member, तब क्या ये ठीक है। any country can join
एज ए मेंबर नेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। गधो, ये भी गलत है। एनी इज ए कैच वर्ड। तो ऐसे घुमा देती है यूपीएससी। ठीक है, तो डू चेक फॉर दीज वर्ड्स एनी कंट्री। ठीक है ना। और अगर आपको ये ट्रू करना होगा ना, तो यूपीएससी इसको बनाएगी इस तरह से, सम कंट्रीज कैन कैन हैव वोटिंग राइट्स बाय, नहीं, इंटरनेशनल सोलर इन टू गेट ए टू बी ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है ना। A country needs to be a voting member of international solar alliance. A country needs to be a sunshine country. That is true. ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं यूज हुआ जो कि कैच वर्ड। ठीक है ना। तो ये ट्रू होगा। यहाँ पे एनी आ गया, जहाँ पे ऑल आ गया, जहाँ पे नन आ गया, दीज आर ओनली, these are your catch words. So answer is one only. ठीक है ना, not two only, one only. Good, clear guys? Okay, clear up till now? Okay, now let us do something about UNREDD and RED positive, REDD plus programs। ठीक है, याद है हमने कहा था कि फॉरेस्ट्रेशन होनी चाहिए और लैंड डिग्रेडेशन बचनी चाहिए, उसके कारण कार्बन स्टॉक्स बनते हैं, कार्बन सिक्वेस्टर होता है ना, ये हम पहले बात करके आ चुके हैं। तो ये नई बातें नहीं है। UNREDD, दो चीजें हैं, UNREDD और REDD प्लस। ठीक है ना। अब ये दोनों चीजें देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर लगती हैं। ठीक है, बट इनमें बहुत छोटा सा अंतर है। ठीक है ना। REDD पहले आया। ठीक है ना, REDD पहले आया। एक एक जो है, अगर देखो तो आप कोअलिशन ऑफ रेन फॉरेस्ट करके आता है, रेन फॉरेस्ट कंट्रीज, रेन फॉरेस्ट कंट्रीज कोअलिशन। ठीक है ना। एक बॉडी थी, एक प्राइवेट एंटिटी थी। इन्होंने 2005 में एक बॉडी बनाती है, जिन्होंने बोला है, उन्होंने नाम दिया RADD। RADD का मतलब था रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है ना। भाई ये क्या कह रहे थे कि आपको डिफॉरेस्टेशन को होने से रोकना है, प्लस फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को होने से रोकना है, और डिफॉरेस्टेशन से, डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन से में क्या अंतर है? There is a difference between deforestation and forest degradation. इनमें क्या अंतर है बताइए। यस, डिग्रेडेशन इज क्वालिटी वाइज। तो जैसे कि अगर हम, जैसे कि इंडिया में, हिमाचल में पहले देवदार के दरख्त बहुत होते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने आके वहां पे पाइन के दरख्त उगाने शुरू कर दिए। ठीक है ना। तो फॉरेस्ट डिग्रेडेड हो गए। ठीक है ना। तो डिग्रेडेशन मतलब जो पहले हार्डी स्पीसीज, वहां पे एंडेमिक स्पीसीज थी, उसको चेंज करके वहां पे नई चेंज लाया जाता है, जो कि वहां के फॉरेस्ट के क्वालिटी को, ओवरऑल क्वालिटी को डिग्रेड कर रही है। तो उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। डिफॉरेस्टेशन तो पता ही है आपको, दरख्त काटना है ना, तो दैट इज डिफॉरेस्टेशन। तो इन दोनों का यूज करके, ठीक है ना, टू एनहांस फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, पर्टिकुलरली इन वेयर, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज में REDD लेके आना और उसको सस्टेनेबल तरीके से फॉरेस्ट को उगाना, दैट स्कीम इज नोन एज REDD। ये किसने स्टार्ट की थी? रेन फॉरेस्ट कोalition कंट्रीज ने। ठीक है ना। और 2005 में स्टार्ट की थी। ये वॉलंटरी क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन अप्रोच दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय पार्टीज टू UNFCCC।
ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? रेन फॉरेस्ट कोalition ने। फिर ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, ये वॉलंटरी है, ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है ना। तो सिंपली अगर मैं फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात कर रहा हूँ, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहीं पे भी जाके फॉरेस्टेशन कर दूंगा तो वो काउंट होगा आरईडीडी में। आरईडीडी में क्या होगा कि इट एम्स टू इंसेंटिवाइज व्हाट, लेट मी चेक, it aims to incentivize, okay, it aims to incentivize countries to reduce emission from deforestation and forest and conserve। ये तो पहले भी बात करके आए। अच्छा, इसका मतलब देखो क्या है। याद है अभी पीछे अमेज़न में ना, अमेज़न फॉरेस्ट में, कंपनी में नहीं, फॉरेस्ट में, अमेज़न फॉरेस्ट ब्राजील में फॉरेस्ट फायर लगी थी। किसी को पता है फॉरेस्ट फायर लगी थी वहां पे? बहुत ज्यादा लगी थी, अभी पिछले साल की बात ही, आई थिंक 2020 की, है ना। तो बहुत ज़्यादा जो यूएसए में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे इसके रिगार्डिंग कि आप रोकने के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट अगर जल जाएंगे तो वो कार्बन मिशन में आपका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे। ठीक है ना। प्लस सेकंड, आपको ये भी पता होगा कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है हमारे पास, दैट इज आल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ, है ना, लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ, सबको पता होगा। बहुत ज़्यादा ये अगर पूरा एयर में अगर बात करो तो सबसे ज़्यादा कंटिगुअस एरिया में जहाँ पे फॉरेस्ट है, तो दैट इज़ इन अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इसको हमारे अर्थ के लंग्स भी बोला जाता है कि ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है। तो आरईडीडी मैकेनिज्म क्या है कि बेसिकली ये क्या कहता है कि भैया जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक ब्राजील, लाइक अर्जेंटीना, या लाइक मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे जाके आप क्या करो, फॉरेस्टेशन करो। और अगर वहां पे कोई चीज डिफॉरेस्टेशन हो रही है, उसको कम कैसे करोगे? आप पैसा दोगे उसको। ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन कम करने के लिए आप जो डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस करोगे, डेवलपमेंट कंट्रीज को पैसा दोगे, ताकि आप ऐसा ना करो जी। ठीक है जी। आपको ना करोगे तो आपको हम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के रूप में से वहां से आपको फंड देंगे। ठीक है ना। लग गई समझ? ठीक है। तो आरईडीडी इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स टू डेवलपिंग कंट्रीज टू एनकरेज देम टू प्रोटेक्ट, बेटर मैनेज एंड सेव देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तभी हमारे इंडिया वाले जो हैं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉरेस्ट को करते हैं, देखते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ओनली बिकॉज टू, नॉट ओनली बिकॉज कि भाई हमें दुनिया के रूप में अच्छा देखना है, बिकॉज आपको फंड तभी आएंगे जब आप किसी भी जो आरईडीडी मैकेनिज्म है उसको उसके रूप में आपके पास फंड तभी आएंगे जब आप अपने पास फॉरेस्ट को निकालोगे। इंडिया की जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसको तो तवज्जो मिलती ही है, प्लस थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी होती है। थर्ड पार्टी मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देखा ना, सैटेलाइट जो मैपिंग करते हैं। ठीक है ना। तो हमने मैपिंग का भी एक वो क्वेश्चन पढ़ा था। सैटेलाइट से आप ये भी पता कर सकते हो कि कितना एरिया अंडर फॉरेस्टेशन है। तो आप ये बाहर वाले यूनाइटेड नेशंस वाले भी चेक कर सकते हैं, अच्छा नहीं यार, जितना ये बोल रहे हैं उतना है कि नहीं है, ये हमें पता चल सकता है। तो हमने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक्स, ठीक है ना, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, और गवर्नमेंट एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, और क्लीन क्लाइमेट फंड। यहाँ से अगर आपको पैसा लेना है तो आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क में आ गया है। दूसरी बात आती है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, लेट मी चेक, हाँ ये दूसरी बात आती है कि यूएनआरईडीडी क्या है। यूएनआरईडीडी कोई नई चीज नहीं है, ये एक तरह का, अगर आप प्रोग्राम देख लो, ये ओवरऑल प्रोग्राम है जो यूनाइटेड नेशन द्वारा सैंक्शनड है। ठीक है ना। वही है, नाम वही रहेगा। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड है। टोटल 64 पार्टनर कंट्रीज है अभी इसमें। ठीक है ना। और इसमें ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है।
इनका काम क्या है करना है कि अगर सपोज इंडिया चाह रहा है कि मेरे पास पैसे आए, आई वांट फंड, ठीक है ना, फंड्स रिसीव्ड अंडर REDD, ठीक है ना, जो मैकेनिज्म है, इंडिया चाहता है कि मैंने बहुत सारा जी दरख्त उगाए हैं, बहुत ज़्यादा रिफॉरेस्टेशन की है, लैंड डिग्रेडेशन को बचाया है, फिर नेचुरल इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया है, तो इंडिया चाहता है कि आप हमारे को कंपनसेशन दो, पैसे दो। तो ये जो प्रोग्राम है UNREDD, ये क्या करेगा, ये इनकी एप्लीकेशन भरेगा, ये इनको बताएगा इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे कि आप ये कंडीशंस फुलफिल करो, इस तरह से फुलफिल करो, फिर आप हमारे पास एप्लीकेशन लेके आओ, हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे और आपको फंड ट्रांसफर करेंगे। डन। तो ये दैट्स नथिंग बट यही है, सपोर्ट देम इन एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल कैपेसिटीज needed to needed to implement REDD and meet UNFC's requirements for REDD result based payments। ये जो REDD रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स है कि अगर आप इतना चीज करते हो और वेरीफाई करा के लाते हो और एप्लीकेशन देते हो हमें, तो हम आपको पैसे देंगे आपके ये काम करने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है? सिर्फ डिफॉरेस्टेशन को नहीं बचाता है, डिफॉरेस्टेशन होने से नहीं बचाता है, बट आल्सो लीड्स टू एनहांसमेंट ऑफ forest cover. That is why there was a time when in 2000s when India's overall forest cover was only 18.57%. Now it is has increased to 24%, almost 24%। तो ये जो 6% का इंक्रीज आया, ये अपने आप नहीं आया, या गवर्नमेंट की अंतरात्मा नहीं जागी, गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स है, गवर्नमेंट को बाहर से फंडिंग मिलती है ये चीजें करने के लिए। ठीक है, डन। You got this point? REDD mechanism. Good. Okay. If you have understood this question, let us do one question more. इसका आंसर बताओ। This was in UPSC 2018। देख लो कितने क्वेश्चंस मैं आपको रिसेंटली करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। बताइए इसका क्या आंसर है। प्रॉपर डिजाइन इज आर करेक्ट, ठीक है ना। प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ REDD program can significantly contribute to what? Everyone's answer is A। सभी बताओ यार, सभी। चांदनी, अमृत, अमरजीत, कोमल, सारे सारे। विकास, उत्तरा, रिबिका, सारा। Why have you changed your answer to D? Isn't A the answer? जिनका D है वो अपना रीजन बताए, जिनका A है वो अपना रीजन बताए, बाकी तो किसी ने आंसर ही नहीं सिलेक्ट किए। हाँ, जोबन कर दिया आपने? जोबन, सारा, उत्तरा। Why D? Why not A? रीजन बताओ यार, तुक्का मत मारो। तुक्का तो आज ट्रू हो सकता है, 10 दिन बाद ट्रू नहीं होगा। रीजन बताओ, आई वांट टू हियर योर लॉजिक। क्या लॉजिक है? बिकॉज एंड में तो आपके पास लॉजिक ही रह जाएगा पेपर में। क्या थिंकिंग क्या थी आपकी? व्हाई नॉट? पॉवर्टी रिड्यूस नहीं करेगा क्या? पॉवर्टी नॉट इंक्लूडिंग। गुड। सो सबसे पहले हम मोस्ट कॉमन चीज की बात करते हैं। नंबर 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यस यस यस। यूपीएससी ना ऐसे मतलब हिलाती है ना बंदे को, कि मतलब आप एक एक चीज पढ़ो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है,
proper design and effective implementation of program can significantly contribute to, अगर यहाँ पे लिखा होता है डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू, डायरेक्टली बहुत मैटर करता है, डायरेक्टली लिखा होता तो आंसर वुड हैव बीन 1 एंड 2, क्योंकि डायरेक्टली पॉवर्टी रिड्यूस नहीं होती है यूएनडीडी प्रोग्राम से, ठीक है ना। बट उन्होंने बोला सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू, तो ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन की बात कही गई है ना। तो आंसर इज डी, ठीक है ना। पॉवर्टी रिडक्शन इज नो वेयर मेंशन्ड इन REDD, बट द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग स्पेसिफिक डिटेल्स, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आप सीधी सी बात कर रहे हो तो उस हिसाब से यूपीएससी ने जो की दिया था उसके हिसाब से उन्होंने 1, 2 एंड 3 लिखा था। दूसरा आप इस तरह से भी चल सकते थे, वैसे भी अगर देखो तो तीनों होने ही चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैच वर्ड नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल पॉवर्टी रिडक्शन फॉर ऑल, दिस वाज रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अगर आप फॉरेस्ट प्रिजर्व कर रहे हो तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो बच ही रहा है ना भैया, तो रेजिलियंस होता है इम्प्रूवमेंट, तो दिस इज द रीजन। गुड, लग रहा समझ। कितने क्वेश्चंस मैंने आपको साथ डिस्कस किए, ये सारे ही आ चुके हैं पेपर्स में, ठीक है। तो इस तरह से सोचना स्टार्ट करो आप, ठीक है। लेट अस डू वन थिंग मोर। अभी हमने बात कही थी कि जो REDD मैकेनिज्म है, ठीक है ना, वो 3-4 जगह से पैसे लेके आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, फिर हमने पढ़ा था ग्रीन क्लाइमेट फंड, वहां से भी पैसे आ सकते हैं। थर्ड चीज है जो हमने पढ़ी नहीं है, वो है फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ठीक है। ये एक पार्टनरशिप है ग्लोबल गवर्नमेंट्स की, बिजनेस, ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये बिजनेस भी आते हैं, कॉरपोरेट्स भी आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं, सिविल सोसाइटी आती है, इवन इंडिजिनस पीपल भी आते हैं, दैट फोकस ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, एंड कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने इनका ट्रस्टी बना हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में, यानी कि वर्ल्ड बैंक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जितने भी पैसे ये इकट्ठे करते हैं वो वर्ल्ड बैंक में जाते हैं, एज ए ट्रस्टी वो रखता है, ठीक है ना। और फिर वहां से ये पैसे टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए REDD मैकेनिज्म में जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन दैट केम वाज दिस, थोड़ा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा, ये तो बताओ, आंसर बताओ इसका। Good guys, you understand this concept? Why C and why not D? Because it does not provide financial aid to universities. रिसर्च करने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, ये पैसा मिटिगेशन करने के लिए है, ये पैसा डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, ये पैसा लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए है, ये पैसा फोर्स डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछे हुए हैं, ठीक है ना। अब आपको सिंपल लगते हैं, उस टाइम तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा जब ये चीज पहली बार सुनी होगी आपने, है ना। अगर मैं आपको ना करवाता अभी, तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क, ठीक है ना। यूपीएससी डज नॉट वांट यू टू जस्ट इसके बारे में एक एक चीज पता हो, भाई कितने मेंबर हैं, कितना क्या है, कुछ नहीं, इतना नहीं पता होना चाहिए। सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन सी किस तरह की मेंबर की ये बॉडी है, क्या ये काम करती है, और ये पैसा करती है, अगर फाइनेंस बॉडी है तो फाइनेंस पैसा कहाँ पे खर्च करती है। डन, ओके। नो मेंशन ऑफ असिस्टेंस टू यूनिवर्सिटीज, आंसर इज 1 and 3 ओनली, ठीक है जी। आगे चलते हैं फिर।
बहुत टाइम ले रहा है यार ये। ओके। अच्छा, एक और भी है, और भी क्लाइमेट फाइनेंस के जो हमारे पास तरीके हैं, वह क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। ठीक है, ठीक है। बहुत 2012 में क्या हुआ कि कुछ नेशंस ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में इकट्ठे होके के साथ एक प्रोग्राम बनाया, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition। ठीक है ना, इट इज़ अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, अगेन जैसे हम पहले पढ़ के आए थे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, कमिटेड टू रिड्यूसिंग क्लाइमेट थ्रू थ्रू रिड्यूसिंग शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। यानी कि जो हमारे क्लाइमेट में, जो हमारे अर्थ के क्लाइमेट में बहुत थोड़े टाइम के लिए पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, इनको नाम दिया गया है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स, SLCPs। ठीक है ना, जो कि कुछ दिनों से कुछ महीनों तक के लिए, कुछ हफ्तों के लिए रहते हैं, कुछ डिकेड्स के लिए रहते हैं, उनको हम बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है ना, इनमें कौन ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि दे कंट्रीब्यूट टू 45% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज, उसके बाद आता है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट प्रॉब्लम। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट इज ब्लैक कार्बन, वी डिड। व्हाट इज मीथेन, व्हाट इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, व्हाट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है ना, तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में है ओजोन, तो काफ़ी हेल्पफुल है, यूवी रेस को प्रिवेंट करती है अर्थ में एंटर करने से। लेकिन अगर ट्रोपोस्फियर में ओजोन बनती है, तो वो क्लाइमेट क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बहुत कम कर सकती है, इरिटेशन कॉज कर सकती है, रेडनेस कॉज कर सकती है, स्किन डिजीज कॉज कर सकती है ना। ये सारा कुछ हम पढ़ के आए थे, ब्लैक कार्बन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, इसका जेनेसिस कैसे होता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का? जेनेसिस मतलब ट्रोपोस्फियर में कैसे बनती है ओजोन, क्या प्रोसेस है, बताइए। पढ़ के आए थे जब हमने एयर पोल्यूशन किया। जल्दी बताइए। ब्लैक कार्बन कहाँ कहाँ से निकलती है ये भी बताया था। डीजल ट्रक, रेजिडेंशियल स्टोव से, फॉरेस्ट फायर से। ठीक है ना, बताइए ट्रोपोस्फेरिक जोन का क्या रीजन था बनने का? बताइए इतना टाइम। मीथेन नहीं बनाती थी बाय केमिकल्स? यस, दैट इज नोन एज शिवम। यस यस हरमन, बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन उस चीज को बोलते क्या हो? भूल गए? यस, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस मीथेन। ठीक है, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये सारा कुछ इकट्ठा होता है और सनलाइट वहाँ पे पड़ती है, तो वो क्या करती है? दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ठीक है ना, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन क्रॉप यील्ड्स। अच्छा, अब जो पेपर में आया है, लेट मी डू दैट क्वेश्चन। अच्छा, रिड्यूसिंग मीथेन एंड कुड प्रिवेंट मेजर क्रॉप लॉसेस, ये पता है ना। तो अगर आप ट्रोपोस्फेरिक ओजोन को कम करना चाह रहे हो तो मीथेन को कम कर दो, है ना, तो उससे भी क्रॉप लॉस कम हो जाएगा, या ब्लैक कार्बन की कम कर दो तब भी क्रॉप लॉस कम हो जाएगा। स्लो डाउन द ग्लोबल वार्मिंग बाय 0.5 डिग्रीज। तो ये हमारे पास एक अच्छी बात आई है कि भैया, अगर हमारा पेरिस क्लाइमेट को एग्रीमेंट को पूरा करना है, तो उसके लिए आपको इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। शॉर्ट लिविंग जो है पोल्यूटेंट्स हैं, क्लाइमेटिक पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है ना, इसके बाद आता है बायोकार्बन
फंड इनिशिएटिव, ठीक है ना। फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज ए मल्टीलेटरल फंड सपोर्टेड बाय डोनर गवर्नमेंट्स एंड मैनेज्ड बाय वर्ल्ड बैंक. It seeks to promote reduce greenhouse gas emission from the land sector, from deforestation and forest degradation in developing countries, from sustainable agriculture and smarter land use practices and policies. अब आप बोलो सर बायोकार्बन हमें क्यों करवा रहे हो? बिकॉज बायोकार्बन का काम क्या है कि जो लैंड से ग्रीन हाउस गैस एमिट्स होती हैं, कौन सी लैंड से ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है बताइए? कौन सी गैस प्राइमरीली एमिट होती है? जो लैंड से होती है, जो क्रॉप से होती है, किसी को पता? CH4, दैट इज मीथेन, ठीक है। मीथेन इज ए पावरफुल ग्रीन हाउस गैस दैट इज एमिटेड फ्रॉम लैंड्स, ठीक है ना, एंड फ्रॉम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है ना। तो इनसे जो हो रही है तो उनको इम्प्रूव करने के लिए बायोकार्बन इनिशिएटिव है। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, आंसर आपको पता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में पैसे रखे जाते हैं सारे के सारे ये वाले, ठीक है, मैनेज्ड बाय। एक और है ग्लोबल क्लाइमेट अलायंस, ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है, ठीक है ना। इट हेल्प्स वनरेबल कंट्रीज ऑन द फ्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है उनकी, ठीक है। और इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, इसमें जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है, ठीक है ना, हेल्प्स मेनली स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज टू इंक्रीज देयर रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो जो 2015 में हमने एग्रीमेंट किया था उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल आइलैंड नेशंस है वो बहुत ज़्यादा वर्नरेबल हैं, ठीक है ना। तो उनकी फंडिंग के लिए एक यूरोपियन यूनियन ने स्पेशल बॉडी बनाई है, उसका नाम है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ठीक है ना। अब बताइए इसमें कौन कौन सी बात सही है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ, देखो कितने क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे। ठीक है, गुड। आर्टिक काउंसिल हम करके आ चुके हैं, आर्टिक काउंसिल हमने पहले भी किया था, ठीक है कि आर्टिक काउंसिल। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आया है आर्टिक काउंसिल पे, एंड आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन, which of the following are the members of Arctic Council? एवरीवन जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी। सबका डी आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। यूनाइटेड किंगडम नहीं आएगा, जापान नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, ठीक है, गुड, वेरी गुड। सो वी हैव कवर्ड मेजोरिटरीली, जो हमने कवर करना था वी हैव कवर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले कल हम शुरू करेंगे NAPCC, ठीक है ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, दैट इज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू UNFCC, ठीक है ना। उसको मद्दे रखते हुए क्या क्या इंडिया ने काम किए हैं वो हम शुरू करेंगे। और हम कल बात शुरू करेंगे नेशनल और CBD के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके अंदर जितने भी हमारे पास कन्वेंशन आते हैं कल हम वो खत्म करेंगे, और फिर हम शुरू करेंगे नेशनल एनवायरमेंट लेजिस्लेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा स्टेल सा भी है, ठीक है ना। स्टेल इन द सेंस कि भैया थोड़ा सा आपको याद करने वाला आपका पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है।
तो ये सारे नोट्स आई एम प्रिपेयरिंग टू शेयर विद यू ऑन आवर क्या कहते हैं एप्स, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे ये सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। पिछले नोट्स भी मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप डाउनलोड करके उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सी यू टुमारो देन, ओके, एंड वी विल स्टार्ट दीज थिंग्स, ओके, बाय बाय।